हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 50 सवाल। साथियों, अगर साथियों आप लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो मेरे भाई सबसे पहले जाकर फॉर्म भरिए, क्योंकि साथियों ये परीक्षा ना मेरे भाई सबसे अच्छी एग्जामों में से एक है। आप लोगों ने जिस तरह से अग्निवीर जीडी का पेपर दिया था साथियों, थोड़ा सा उठ कर लेवल उसी टाइप का सवाल बनने वाला है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो मेरे भाई। ये आपको मतलब मौका भुनाना है साथियों, ये मौका आपको छुड़ाना नहीं मेरे भाई। अगर आपको इस बार फौजी बनना है तो मेरे भाई ये तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों इसमें काफ़ी अच्छी नौकरी मिलती है, आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अगर आपने आर्मी अग्निवीर की तैयारी करेंगे तो उसी तरह का सवाल बनता है इसमें भी। जिस तरह आपका राज्य राजधानी वर्तमान में कौन क्या है, मतलब इसका क्या है, इसी तरह का सवाल बनता है साथियों। तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे साथियों, जो कि पूरे 50 सवाल करेंगे और वही सवाल करेंगे साथियों जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्लास साथियों आप लोग केवल ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 50 सवाल याद कराने का हमारा गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप कभी भी ये क्लास हमारा देख रहे हो तो देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो सभी को पता होगा साथियों ईंट के बने भवन तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सी ऑप्शन पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बात और साथियों आपको बतानी थी, अगर आपको किसी भी सवाल का सही जवाब आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर हमें एक बार बताइएगा कि आपका इन 50 सवालों में से कितना स्कोर बना। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार का शासक था। तो साथियों जो बिंबिसार था वो कहाँ का शासक था, मगध का, मथुरा का, गांधार का, तक्षशिला का। तो सभी को पता होगा साथियों बिंबिसार जो था वो मगध का शासक था। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल। इसी तरह का सवाल साथियों आपके पेपर में बनते हैं। उम्मीद करेंगे आपको हर एक सवाल का काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे जवाब और याद भी करते चलेंगे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो मेरे भाई गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की संस्थापक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसकी स्थापना कब किया था, 1206 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखिएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो साथियों इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, पूरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण या मध्य पाषाण। तो बताइए साथियों क्या बनेगा राइट ऑप्शन। तो सभी को पता होगा पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, ये स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपका ताम्र पाषाण नहीं आता है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सभी साथी बताएंगे, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे। तो साथियों अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह प्रथम, तानसेन या बीरबल। तो बताइए साथियों अकबर के शासनकाल में, तो ध्यान रखेंगे साथियों राजा टोडरमल था। कौन था साथियों, राजा टोडरमल। तो ए ऑप्शन गुरु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस सवाल का साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका, जो गोवा मुक्ति आंदोलन था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो साथियों किस वर्ष में एक प्रमुख काया पलट हुई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है, सुनने में आता है कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो बताइए साथियों किस वर्ष में हुआ था, 1856, 1857, 1875 या 1947 में। बिल्कुल सही जवाब सभी का आ रहा है साथियों। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति में, सभी को पता होगा साथियों 1857 की क्रांति में। तो ऑप्शन साथियों क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। तो साथियों किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग जो 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश कर दिया था, लॉर्ड रॉलेट अधिनियम, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम या पिट्स इंडिया अधिनियम। तो बताइए साथियों एकत्र करने के लिए विवश किया था, तो याद रखिएगा सभी लोग साथियों जो रॉलेट अधिनियम हुआ था उसके तहत। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मेरे भाई जो भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है कम्युनल इलेक्ट्रो सिस्टम है वो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन 1942, वेवल प्लान 1945, रोलट एक्ट 1919 या मार्ले मिंटो राम्स रिफॉर्म्स 1909 में? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपका मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था 1909 में उसके तहत द्वारा शुरू की गई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। इस तरह से साथियों आपके पेपर में सवाल बनेंगे और इस तरह से आपके पेपर में आने वाले सवाल। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे पहले फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि अब केवल 4 दिन और बचा है आपके पास। 14 मई इसका लास्ट डेट है। इसके बाद आपको पता होगा इंडियन नेवी का फॉर्म आएगा 13 मई से लेकर 27 मई तक रहने वाला है। तो सभी मेरे भाई इंडियन नेवी का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि उसमें भी मेल और फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा मेरे भाई वैकेंसी आने वाला, सबसे ईजी पेपर रहता है। उसमें तो मेल फीमेल जो इंडियन नेवी आएगा मेरे भाई ना, उसमें आपके लिए तो केवल मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले नहीं, जिस तरह से आपकी तैयारी रहेगा अगला बंदों का भी उसी तरह का तैयारी रहता है। जैसे 10वीं पास पे आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई 22, 24, 25, 26 साल के बंदे भरेंगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। आप ही लेवल के सब भरेंगे और जिस तरीके से आपकी तैयारी रहेगी अगले बंदा का भी तैयारी आप ही की तरह रहने वाला है। तो आपको इसमें जी जान लगा देना है। आपका इंडियन आर्मी जीडी का पेपर दिया है अगले मतलब इसी महीने के लास्ट में हो सकता है कि आ जाए, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है? तो साथियों भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, संसद है। कौन साथियों? संसद है। तो डी ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो साथियों कौन तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? तो याद रखिएगा साथियों, वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन साथियों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो साथियों जो भारत में महाभियोग की प्रक्रिया होता है किसके द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो बताइए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। हम आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाह सकते साथियों, क्योंकि आपका जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि इसी तरह से आपके पेपर में सवाल बनेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। इससे अधिक आपके पेपर में सवाल इससे कठिन पूछ ही नहीं सकता है। जिस भी टाइप का सवाल हम करेंगे सेम टू सेम उसी का आपका पेपर में सवाल बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो मेरे भाई इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? मतदान का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है जो मतदान अधिकार है, सभी को पता होगा साथियों। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 का मेरे भाई ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो बताइए साथियों कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे जो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा, एक तो समाजवादी जोड़ा गया था, एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन क्या बन रहा है आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। 14 का डी ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट में साथियों अपना स्कोर बताइएगा कि आपका इन 50 सवालों में से कितना स्कोर बना। जॉर्ज लैमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो मेरे भाई जो जॉर्ज लैमेत्रे हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध साथियों बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से है। किससे साथियों? बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो मेरे भाई किस खगोलीय पिंड को 2006 तक पहले तो ग्रह माना जाता था, लेकिन उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो बताइए ऐसा कौन है इनमें से? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यम और प्लूटो को। क्या साथियों? यम और प्लूटो को। तो ए ऑप्शन क्या बन जाएगा साथियों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? तो बताइए साथियों जो मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित है कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उसके सेल को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, चूनामय चट्टान कहते हैं। क्या मेरे भाई?
चूना में जो चट्टान होता है उससे कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करेंगे साथियों आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ आने वाले हर एग्जाम की तैयारी इस पर आपका चल रही है। इस समय साथियों इंडियन नेवी की तैयारी चल रही है, आपका आरपीएफ की तैयारी चल रही है, उसके बाद आपका यूपी पुलिस एग्जाम की क्लास की तैयारी चल रही है। ये तीनों क्लास आपके हम लगा रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब पूरे जी जान लगा रहे हैं कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल पे जुड़ गए और हर एक क्लास देख लिया तो हर एक क्लास का आपका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा डेली का डेली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो मेरे भाई जो तकला मकान मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है, तो याद रखिए ये चीन में स्थित है। कहाँ पे साथियों, चीन में स्थित है। तो डी ऑप्शन साथियों क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला है। तो मेरा भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग में फैला है। तो ध्यान रखिएगा साथियों 2.3% फैला है। कितना साथियों, 2.3% फैला है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, गुरु शिखर के अबुर्दा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो मेरे भाई जो गुरु शिखर के अबुर्दा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान या उत्तराखंड। तो याद रखिएगा साथियों जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के अबुर्दा पर्वत का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, राजस्थान में पड़ता है। तो सी ऑप्शन गुरु जी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन साथियों क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोयचाला दर्रा स्थित है। तो मेरे भाई किस उत्तरी राज्य में गोयचाला दर्रा स्थित है। तो साथियों ये आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे साथियों, सिक्किम में पड़ता है। तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो साथियों जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है वो आपका पड़ता है दूसरा है। क्या साथियों, दूसरा है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है। तो साथियों जो देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है। तो साथियों बेस मनी कहा जाता है। क्या साथियों, बेस मनी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। तो साथियों इसमें किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। तो बताइए साथियों, सभी साथी बताएंगे घतम में, संतूर में, हारमोनियम में या शहनाई में। तो ध्यान रखिएगा साथियों हारमोनियम में कीबोर्ड होता है। तो सी ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान को मूल निवासी हैं। तो साथियों जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो किस देश के मूल निवासी हैं। तो याद रखिएगा साथियों म्यांमार के मूल निवासी। कहाँ के साथियों, म्यांमार के मूल निवासी हैं। तो बी ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO वीपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे साथियों, जेनेवा में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा गोरो, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। तो साथियों कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या न्यूजीलैंड। तो बताइए साथियों। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने किया है साथियों। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। तो ये ऑप्शन आपका क्या बन रहा है साथियों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा है ये क्वेश्चन नंबर 28 का। सभी साथी को उम्मीद करेंगे पसंद आ रहा होगा ये लेक्चर, क्योंकि साथियों देखिए हम केवल क्वेश्चन करा रहे हैं, जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको डेली का 4 से 5 क्लास प्रोवाइड करना होता है, तो इसलिए मेरे भाई मेहनत लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है साथियों।
तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो बताइए साथियों, सभी को पता होगा साथियों, सबसे जो कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड एक ही लोग के बंदा के पास है, वो जो डी गुकेश है ना साथियों, उनके पास है। सभी लोग तो विश्वनाथन आनंद बता रहे होंगे, लेकिन रॉन्ग है आपका, डी गुकेश के नाम पर है ये, तो ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, जो 2022 का एशिया खेल हुआ था उसका मेज़बान कहाँ पर किया था, किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, हांगझोउ में हुआ था। कहाँ पे साथियों? हांगझोउ में हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो साथियों, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी या अमर्त्य सेन? तो याद रखिएगा साथियों, कैलाश सत्यार्थी हैं। कौन साथियों? कैलाश सत्यार्थी हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथी, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सभी को पता होगा साथियों, सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। किससे साथियों? सिनेमा क्षेत्र से। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो आपका सिनेमा क्षेत्र से संबंधित होता है ये। नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 32, रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो साथियों, जो रजिस्टेंस आपका होता है उसकी यूनिट क्या होती है? तो अगर हम रजिस्टेंस की यूनिट की बात करेंगे तो साथियों आपका ओम होता है। क्या साथियों? ओम होता है, सभी को पता होगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो साथियों, उस भौतिक मात्रा का नाम बताना आपका जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसा कौन सा? तो साथियों पावर होता है। क्या साथियों? पावर होता है, सभी को पता होगा। इसका मतलब शक्ति होता है साथियों। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो साथियों, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या साथियों? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंस वाले। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। तो साथियों, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है नाभिक में मौजूद किसके संख्या के बराबर होता है? तो बताइए। तो साथियों, प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर साथियों? प्रोटॉन के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। 35 का डी ऑप्शन, प्रोटॉन, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटॉनों के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सौरोलॉजी का अध्ययन होता है। तो साथियों, सौरोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, छिपकली के अंतर्गत आता है। किसके द्वारा साथियों? छिपकली के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो साथियों, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो बताइए किसके एक को छोड़कर सभी से बना है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपका फ्लोएम वाहिका होता है मेरे भाई, इसके अतिरिक्त सभी अन्य से मिलकर बना है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका इन 50 सवालों में से कितना स्कोर बना, एकदम ईमानदारी से बताइएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो मेरे भाई, जो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी वो कहाँ पर पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या बाघ गुफाएं? तो याद रखिएगा साथियों, भीमबेटका में पाई जाती है। कहाँ पे गुरुजी? भीमबेटका में पाई जाती हैं। तो साथियों, बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। सभी को पता होगा तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का, उसका अर्थ मतलब किस में था? फारसी, उर्दू, हिंदी या सिंधी में? तो ये तो काफ़ी इजी सवाल हो गया, सिंधी में था। किस में साथियों? सिंधी में था। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नाम का अर्थ मतलब सिंधी में था, मुर्दों का टीला है। तो डी ऑप्शन गुरुजी राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40,
प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा साथियों कौशल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से साथियों? कौशल के नाम से। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो साथियों जो भारत में सिजदा प्रथा था वो किसने शुरू की थी? तो बताइए साथियों, राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो साथियों गयासुद्दीन बलबन ने किया था। किसने साथियों? गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। तो 41 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर फर्स्ट या रामदेव राय? तो याद रखिएगा विजय साम्राज्य के पहले राजा साथियों हरिहर फर्स्ट थे। कौन साथियों? हरिहर फर्स्ट थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में साथियों पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो बताइए किस त्यौहार के दिन यह हत्याकांड हुआ था? तो याद रखिएगा सर जो बैसाखी त्यौहार था उसके दिन हुआ था। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो साथियों इनमें से जो भारत का 3 सत्र होता है, जो भारतीय संसद का आप सभी को पता होगा 3 सत्र होता है। एक आपका शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है। लेकिन आपका एक ग्रीम सत्र नहीं होता, नियमित सत्र नहीं है साथियों। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो मेरे भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? 241, 221, 189 या 263? तो याद रखिएगा साथियों 241 है, जो कि आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। अनुच्छेद 241 है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो साथियों संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो याद रखिएगा साथियों जो आपका अनुच्छेद 343 है, यानी 343 अनुच्छेद है, उसमें निहित है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है? अगर आप ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे तो वो किसके रूप में जाना जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एटिमोपोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या एनाटॉमीलॉजी में? तो यहाँ ध्यान रखेंगे साथियों कॉस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा गुरुजी? कॉस्मोलॉजी में। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इस तरह से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 48 का साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ध्यान से सभी लोग आप लोग याद करेंगे साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो साथियों वायुमंडल के किस परत से रेडियो का जो संचार होता है वो किस संभव हो पाता है? क्षोभ मंडल, तापीय मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो ध्यान रखिएगा साथियों जो आयन मंडल होता है उसके तहत रेडियो का संचार संभव हो पाता है, जो आयन मंडल। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और साथियों इस क्लास का आखिरी सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है साथियों, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। सभी को पता होगा पंपाज, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज ये सभी किस प्रकार के प्रसिद्ध नाम हैं? सभी को पता होगा साथियों ये सभी आपका घास के मैदान के नाम हैं। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो टोटल साथियों 50 सवाल कंप्लीट होता हुआ अब बताइए आपका इन 50 सवालों में से कितना स्कोर बना साथियों? देखिए आपका जो आरपीएफ का एग्जाम होने वाला साथियों, आरपीएफ का एग्जाम आपका हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। तो उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना, इसमें आपको CHSL पे ध्यान देना है, MTS पे ध्यान देना है, उसके बाद अभी जो इंडियन नेवी होगा उसके बाद यूपी पुलिस एग्जाम, ये 4 अगर आप तैयारी कर लिया मेरे भाई आपका एक एग्जाम क्लियर होने वाला है। इस 2024 में आपको एक सीट कंफर्म करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस स्टेट मॉक टेस्ट प्रीवियस से लगाना है। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आने वाले हर एग्जामों के लिए आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी होने वाली है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।